नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है तालिबान पर सियासी तकरार। तालिबान अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान का ये तालिबान पूरी दुनिया में चिंता का समय बायस बना हुआ है। हर शख्स ये सोच रहा है कि क्या ये तालिबान फिर आतंक का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री अफगानिस्तान में खड़ी करेगा, जिससे पूरी दुनिया फिर आतंक की जद में या आतंक के ख़तरे में आएगी। लेकिन आतंक का खतरा कब नहीं है दुनिया पर? आतंक का खतरा हमेशा ही है दुनिया पर, क्योंकि आतंक सिर्फ तालिबान का ही नहीं होता। आतंक भीड़ का भी होता है, आतंक ताकत का भी होता है, आतंक गलतफहमी का भी होता है। और ऐसे कई मंजर हम देखते भी रहे हैं। मंजर शब्द कहें, मंजर ही कहना ठीक होगा, नज़ारे तो ये यकीनी तौर पे नहीं है। सवाल ये है कि अगर कोई आदमी जिसकी नीयत गलत है तो वो क्या करेगा? वो अपनी पहचान छिपाएगा कि अपनी पहचान को उजागर करेगा? छिपाएगा, जाहिर तौर पर छिपाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो भरी महफिल में कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? कांग्रेस डिफेंड करती है या जांच का विषय है कि क्या बात है कि नहीं साहब, ये तो फिर वहाँ से इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आनी चाहिए सरकार के पास कि सच्चाई क्या है, क्योंकि ये बात से इनकार नहीं कोई कर सकता कि तोड़ा मरोड़ा जाता है चीज़ों को। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे हैं भारत में, इससे इनकार नहीं है। और ये लगाने वाले कुछ, माफ़ कीजिएगा, वो मूर्ख लोग हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि ऐसा करके वो अपने ही कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा बन जाते हैं। और बहुत सारे लोग, जिनमें से लगभग 99% लोग जो हैं, जो शांति प्रिय हैं, उनके लिए परेशानी होती है। इसी तरह दूसरी तस्वीर भी सामने आती है जिसको लेकर सियासत शुरू हो जाती है। अब वो चूड़ी वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर 2 आधार कार्ड बनाए हैं, कानून अपना काम करेगा कि गलत नाम से क्यों बना लिया। अब उसको पीट कर हम ये बताएं कि हमने तालिबान को पीट दिया अफगानिस्तान में, तो साहब ये आप और हम सोचते रहें कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। किसी भी निहत्थे आदमी को मारना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को मारना जो भीड़ पर गोली नहीं चला रहा है, हथियारों से हमला नहीं कर रहा है, जिसकी मानसिकता खराब नहीं है, जो गड़गड़ा रहा है, क्या उसे मारना दुनिया के किसी भी रिलीजन में क्या जायज़ है? बड़ा सवाल है। और अगर है तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून उसको सज़ा देगा। उसका इंटेंशन गलत है तो जांच होगी, एजेंसीज़ हैं। लेकिन ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं और उंगलियां उठने लगती हैं कि साहब ये गलत, ये गलत, ये गलत। आज कोशिश होगी हमारी कि हम इस पर संजीदगी से बात करें, क्योंकि मसला संवेदनशील होता है और इसमें आपको बहुत संजीदगी से ही बात करना ज़रूरी होता है, बजाय एक दूसरे पर उंगली उठाते हुए। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला, प्रवक्ता युवा नेता कांग्रेस के, उनका स्वागत है। और आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता युवा नेता बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत है। सुशील जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ। देखिए शरद जी, जो तीनों घटनाएं हैं, दोनों घटना, एक घटना और भी हुई है, तो ये तीनों घटनाएं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव, शांति का टापू माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये मुझे लगता है कि बहुत निंदनीय, और इसमें एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है कि तंत्र का जो है असफलता है कि तंत्र अपना काम नहीं कर पा। देखिए मध्य प्रदेश में खुफिया तंत्र है और सबको मालूम है कि किस क्षेत्र में किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं या होने की संभावना बनी रहती है। तो ये मुझे लगता है कि हमारा जो खुफिया तंत्र या सूचना तंत्र है, उसकी कहीं ना कहीं ये सूचना तंत्र फेल होता नज़र आ रहा है। लेकिन जो इंदौर की घटना है वो वास्तव में मुझे लगता है कि अगर किसी ने नाम बदल के कुछ किया भी है तो आपको अधिकार नहीं मिल जाता है उसको दंडित करने का। कानून को पुलिस के सुपुर्द करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ न्याय जो है कानून करेगा, आप नहीं करेंगे, आप फैसला करने वाले नहीं होते। और ये जो सोच जो विकसित हो रही समाज में, इस सोच को विकसित होने से रोकना हम सबकी जवाबदारी है। इसमें सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना होगा कि यदि इस तरीके से नाम बदल कर, जो अभी आरोप ही भर रही है, नाम बदल कर अगर लोग इस तरीके कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उनको कानून के सुपुर्द करें और कानून भी प्रॉपर तथ्यों के साथ जांच करके कोर्ट तक ले जाए। चालान की कमजोरी, ये बड़ा अहम सवाल है कि इस पूरे मामले में भी अगर बहुत लोअर लेवल पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर संबंधित थाने के टीआई दोनों पक्षों के खिलाफ मामला समय रहते कायम कर लेते
तो ये विषय शायद इतना तूल नहीं पकड़ता, जिसको जो भी देखने वाले अपने अपने नज़रिए से भी देख रहे हैं या तटस्थ होकर भी देख रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का एक लेवल दबाव में आ जाता है और कहीं उसकी कार्रवाई पर वो रिफ्लेक्शन दिखने लगता है, और ये चीज़ निरंतर बढ़ती चली जा रही है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कई बार इतना बढ़ जाता है कि गफलत नीचे से हुई है, बात सरकार पर या पक्ष विपक्ष पर चली जाती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अक्सर हम देख रहे हैं केवल यही मामला नहीं है, तो सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव वाला मामला। इसके अलावा आप देखिए, जो राष्ट्रद्रोह के रासू का जो कानून लगा था, सरकार को खुश करने के लिए कानून की सीमाओं से बाहर जाकर प्रशासन काम कर रहा, और ये सारे मामले कोर्ट में नहीं टिक पाते। आप देखिए, कोर्ट में जो है कन्विक्शन रेट अगर आप देखेंगे पुलिस का, तो हैरानी होगी। तो ये जो सबसे बड़ी वजह है कि जो जांच जो प्रॉपर नहीं हो रही, वो सरकार की दृष्टि, सरकार के हिसाब से करने की कोशिश करने की जो नियति बन गई है, उस पर भी लगाम लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक छोटी टिप्पणी बुंदेला जी आपकी। देखिए सर, हमने देखा कि जब से देश में पिछले 7-8 साल से राजनीति की दिशा और दशा बदली, आज का जो हमारा विषय, ये बात सही है कि जो उसमें नारे लग रहे हैं शरद जी, ये कहीं ना कहीं रिसर्च का विषय है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे कभी लगते देखें। देखिए शरद जी, इसके ऊपर मैं एक बात कहूँगा, हमने कभी हर हर घर घर जो एक व्यक्ति विशेष के लिए नमो नमो, वो भी हमने कभी नहीं सुने। तो ये देखिए, नारे लग रहे हैं, अगर कोई समाज व्यक्तिगत नारे लगा रहा है किसी व्यक्ति के, वो कहीं ना ये रिसर्च का विषय है शरद जी। लेकिन ये जो आज जैसे एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है चूड़ी वाले को, ये बात नई नहीं है देश में। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में हमने निरंतर देखा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, उत्तर प्रदेश में ये मामले आम हैं। बेसिकली आप देखें शरद जी, 2012-13 से राजनीति की दिशा और दशा बदली है। अब सरकारें ये कभी बात नहीं करती, हमारा युवा भी ये बात नहीं करता कि मैं MBA करके, इंजीनियरिंग करके मैं इस तरह का जॉब करूंगा, मैं विदेश जाऊंगा। वो आज इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चटकारे लेकर इसी चीज में फंस कर रह गया है। और मुझे लगता है, मुझे माफ कीजिएगा, ये जनरलाइज होकर मुझे लगता है बुंदेला जी, हमें थोड़ा ऊपर उठकर हम बात करें, क्योंकि अगर हम इस तरह से सामान्यीकरण कर देंगे हर चीज़ का कि आज हैं घटनाएं होती हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सारे सिस्टम में कोई कार्रवाई नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा हम कि युवाओं पर भी हम ये बात कह दें कि उनको भी आनंद आता है, वो भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में डूबते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और बहुत सारा जिस देश की बुनियाद ही 47 के विभाजन पर त्रासदी से हुई हो सर, उसके बाद हम संभले हैं। तो इसको बहुत सामान्यीकरण नहीं कर दिया जाए इसका। जी शरद जी, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखें, हमने देखा जब से मोदी सरकार इस देखिए, थोड़ा राजनीतिक जवाब मुझे देना पड़ेगा शरद जी, मेरी मजबूरी नहीं है सर। देखिए, मजबूरी को छोड़िए, मुझे इसी मजबूरी में राजनीति को यहाँ पहुंचा जैसे आपने शुरुआत में कहा इस परिचर्चा के, मुझे बताना पड़ेगा कि जब मोदी सरकार बनी, तो आप देखें पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी 284 सीटों के साथ। और होता क्या है, सबसे पहले उस शपथ ग्रहण समारोह में चीफ गेस्ट किसको बना जाता है? नवाज शरीफ को। ठीक है, आप देखें बार बार क्यों पाकिस्तान भाजपा की राजनीति में बार बार आ जाता है। अगर आप देखें, अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर भी गए, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर भी जाते। मतलब ये सवाल कौनते हैं इस देश के, ना कि बार बार आप क्यों उस चीज को छूते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कभी 10 साल नहीं गए पाकिस्तान, ना ही कभी उन्हें इन्वाइट किया कि आप आइए। फिर मुझे लग रहा है दिशा हमारी बदल रही है। मुझे लग रहा है कि आपको सोचना चाहिए कि इन सब बातों का अर्थ क्या है। आखिर अगर मनमोहन सिंह जी नहीं गए तो क्या उन्होंने बहुत अच्छा किया? और क्या पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए कि आंख दिखाना और एक दूसरे को भौहें तरेर कर, मतलब ये तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है सर। देखिए, आप ये देखिए आज होता क्या है। आप जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की जो अपन वीडियो देख रहे हैं, 14 मार्च 2016 को शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की मौजूदगी में श्री ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उस समय ये जांच का विषय क्यों? वो मेरे पास वीडियो है शरद जी, चलाना ठीक नहीं रहेगा इतने बड़े बंसल के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मेरे पास वो वीडियो भी है। बात उसकी नहीं है भाई, कोई भी पाकिस्तान, अगर कोई धर्मगुरु कोई ये बात कह रहा है, वो उनका क्या उसके पीछे सोच है, विमर्श है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इससे हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ऐसा करने वाले सांप्रदायिक हैं या सांप्रदायिकता के पक्षधर हैं। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, संविधान सर्वोच्च है,
कोई संविधान से ऊपर नहीं है किसी भी पार्टी की सरकार। बिल्कुल, लेकिन शरद जी आप देख रहे हैं वर्तमान में देश में परिस्थिति जो चल रही है, चाहे हमारी राजनीतिक पार्टियां हो, चलिए मैं लौटता हूं आपकी तरफ। आपका साफ तौर पर आरोप है कि ये बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है, कांग्रेस का ये कहना है, कानून व्यवस्था का जीता जागता और उदाहरण आपका ये भी आरोप है कि 7 साल पहले जब से 2014 से ये सरकार बीजेपी की केंद्र में आई है, देश के अलग अलग हिस्सों में लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण सांप्रदायिक हो रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है। आशीष जी आपने सुनी सारी बातें, आपकी टिप्पणी। जी जी आशीष जी। देखिए, मैं आदरणीय अवनीश बुंदेला जी का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि इस देश की विदेश नीतियों पर टिप्पणी करने के लिए शायद हम और वो बहुत छोटे हैं। देश की विदेश नीति को हमें उसके ही विशेषाधिकार रखने वाले लोगों पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, बड़े गंभीर विषय पे आपने ये डिबेट आमंत्रित की और मैं जानता हूं कि बहुत गंभीर ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और उस संविधान में अपराध का या अपराधी का रंग नहीं होता। ये कौन लोग हैं, अब प्रश्न आता है कि जो अपराध या अपराधी को हरे अपराध, लाल अपराध और भगवे अपराध में डिवाइड करते हैं, और वो क्या कारण है जिस कारण इन लोगों को ये करना पड़ा। उसका स्पष्ट जवाब है तुष्टीकरण की राजनीति। इस देश में कांग्रेस ने 75 सालों में से लगभग 55 साल तक शासन किया और सदैव वो ये मानते रहे कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते वे एक विशेष वोट बैंक को अपना एक डिफॉल्ट बना के रखेंगे ताकि उनकी चुनाव जीती जाएगी। वही तो कारण है कि जब भी एक समुदाय विशेष के विरुद्ध अगर कुछ भी होता है तो उस अपराध में ये हरा रंग ढूंढने निकल आते हैं और उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। अब जैसे बहुत खुल के देखा जाए तो दिग्विजय सिंह उसमें एक बड़े नोन व्यक्ति हैं जिनको ओसामा के आगे जी लगाने की आदत है, हाफिज के आगे साहब लगाने की आदत है, वो हिंदू में आतंकवादी ढूंढते हैं, वे मंदिर जाने वालों को लड़कियां छेड़ने वाला बताते हैं। और जब लेकिन प्रधानमंत्री ने भी गले में दुपट्टे डालने वालों के विरुद्ध कहा कि उनका भी आचरण उचित नहीं है, मुझे लगता है कि वो भी हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। जी आशीष जी। मैं शरद जी आऊंगा ना उस विषय पे, मैं आप जानते हैं कि मैं गंभीरता से ही बात रखूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह ऐसी कौन सी संवैधानिक एजेंसी है जो ये अधिकार देती है कि पुलिस जब किसी मामले का संज्ञान ले चुकी है तो वो पाकिस्तान मुर्दाबाद की जगह उसको काजी मुर्दाबाद, काजी साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह काजी साहब जिंदाबाद में डाइवर्ट करें। तो ये स्पष्ट एक निर्णय लेने वाली बात है। जब तालिबान के विरोध में बात होती है, पूरा देश उसकी भत्सना करता है, तो क्यों कांग्रेस का शीर्ष परिवार राजीव गांधी के वंशज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी क्यों निकल के नहीं आते और भत्सना करते हैं? ये कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे? आज अगर पुलिस काम कर रही है, अगर इंदौर में कोई चूड़ी वाले की घटना हुई तो उसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो सामाजिक रूप से जिस तरह से 3 लोगों ने उसको पीटा और उसको भीड़ को उकसाने का प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते 1 नहीं 2 नहीं 14 धाराएं करते ही होंगे। परंतु अगर उस चूड़ी वाले का नाम अगर तस्लीम है और अगर वो 2 आधार कार्ड लेके घूम रहा है, अगर वो लड़कियों को छेड़ रहा है, तो कांग्रेसी उसके समर्थन में क्यों उतरते हैं? तो विषय ये है कि अपराध में, अपराधियों में, लोगों में रंग ढूंढने की जो प्रवृत्ति तुष्टीकरण की राजनीति के चलते है, वो इसका प्रमुख कारण है। और जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने जब एक आधिकारिक बयान दिया कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो इससे बड़ा तुष्टीकरण का प्रयास और क्या हो सकता है? जब राहुल गांधी मुस्लिम समाज में जाते हैं, कहते हैं कि हम तो मुस्लिम पार्टी है, आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम हार जाएंगे, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? जी जी आशीष जी, मैंने निंदा की बात की, उसकी पिटाई जो हुई है। जी जी कि ये हिंद जी देखिए, उसकी निंदा होनी चाहिए और कथनी से ज्यादा करनी से अंतर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने उसके विरुद्ध जो 3 लोग थे उनको पकड़ के अंदर किया है ना, उनके विरोध में 14 धाराएं लगाई है ना। तो हमारा तो स्टैंड स्पष्ट है कि अगर वो भीड़ उस लड़की छेड़ने वाले को पुलिस को हवाले करती तो ज्यादा बेहतर रहता, परंतु उन्होंने कानून अगर अपने हाथ में लिया है तो वो कानून से नहीं बचेंगे। बड़ा सवाल यही है सुशील जी कि एक बड़ी चर्चित कृति भी है हमारे यहाँ, काबुली वाला। वो काबुली वाला वहीं से आता है जहाँ अभी तालिबान का आतंक है,
वो आता है, एक लड़की छोटी बच्ची को अपनी बेटी देखता है, क्योंकि बरसों बरस वो अपने घर नहीं जाता है, और उस पर फिल्म बनती है, और वो गाना आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तब हम उसमें कोई कलरिंग नहीं देखते। ये कलरिंग कहाँ से आ जाती है? दाऊद इब्राहिम छिपकर चलता है, तालिबान अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करता है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ मूर्ख लोग अगर कुछ नारेबाजी करते हैं तो कांग्रेस ये मांग क्यों नहीं करती है कि इसकी जांच करा लीजिए? आप एक तर्क दे देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते उसके पीछे कि इसकी जांच करा लीजिए, या उनके पास इस बात का प्रमाण नहीं होता कि ये देखिए साहब, ये भी हमारे पास उसी दिन का वीडियो है जिसमें पाकिस्तान नहीं, काजी साहब जिंदाबाद के नारे हैं, ये ट्विस्ट किया गया। ये सारी चीजें पीछे चली जाती हैं। अब जैसे ही उधर से बयान आता है कि काजी साहब जिंदाबाद, तो भाई बीजेपी में प्रतिक्रिया होगी। दोनों ऐसा लगता है कई बार जाने अनजाने में एक दूसरे को बल देते चले जाते हैं। आपने ये कहा मैं ये कहूंगा, आपने ये कहा मैं ये कहूंगा। जी नहीं, बिल्कुल शरद जी, यही हो रहा है। अक्सर इन मामलों में इसी तरीके की प्रतिक्रिया आती है। लेकिन आप एक बात देखिए, जो घटनाक्रम नारेबाजी वाला हुआ वो वास्तव में निंदनीय। ऐसे लोगों की भारत में कोई जगह नहीं है, लेकिन उसको डिफेंड करने का तरीका, कम से कम नेताओं को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो पक्ष है वो पक्ष ही अपनी बात रखे, और उसके आधार पर, और चूंकि अब ये मामला इस तरीके का हो गया है कि क्या कहा गया, क्या नारा लगा है, तो जांच एजेंसियों का पहला कर्तव्य बनता है कि अविलंब 2 से 3 दिन में उस पर स्पष्ट हो जाए कि वो नारा लगाया क्या गया था, क्योंकि आप इसे अब लंबा डिले नहीं कर सकते जो सरकार की एजेंसियां करती हैं। लेकिन एक दूसरा और मैं आपको ध्यान, शायद बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा, सिरोंज में भी एक ऐसा नारा लग गया था। उस समय ऐसा कोई बवाल नहीं मचा था, बल्कि जो आयोजक था उसी ने एक वीडियो जारी करके सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी। सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी कि बिन बुलाए लोग आ गए थे, जिसने भी किया निंदनीय है। मैं पूरे समाज से, पूरे सिरोंज वासियों से, पूरे देश से क्षमा मांगता हूं। तो वो मामले का पटाक्षेप हो गया था। लेकिन ये पटाक्षेप नहीं कर रहे, ये उसको हाईलाइट करके अपने अपने जो है वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति ज्यादा खतरनाक है। दूसरी, आप नाम वाली बात कर देंगे। मैं भोपाल में इतने सालों से रह रहा हूं, मैं भोपाल में एक प्रतिष्ठित चाय की दुकान पर जाता हूं जिसका नाम हिंदू नाम से है। कभी कोई आपत्ति आई क्या? वो उस युवक ने क्यों किया? उसने ऐसा, अगर उसकी कोई मंशा गलत थी तो आप बिल्कुल एक्शन कीजिए, लेकिन मारिए नहीं, आप उसे पुलिस के वाले। इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास प्रशासन से, पुलिस से उठ गया, तभी तो वो स्वयं न्याय कर रहे हैं। अगर प्रशासन सजग होता या प्रशासन इतना मजबूत होता, राजनीतिक उसमें नहीं होता, झंझावत में, तो मुझे लगता है ये सब कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं थी। और सूचना तंत्र की मैं पहले भी बोल चुका, सूचना तंत्र हमारा बिल्कुल जो है निकम्मा हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है। जी आशीष जी बोल लीजिए जल्दी से, फिर बुंदेला जी की तरफ आऊंगा मैं। जी बोल लीजिए। जी 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 देखिए, एक विषय लगातार ध्वनित हो रहा है इस डिबेट में कि ब्यूरोक्रेसी कुछ राजनीतिक दबाव में थी या ब्यूरोक्रेसी की कुछ कमी। मैं 2 विषय पूछना चाहता हूं कि उज्जैन और इंदौर के मामले में ब्यूरोक्रेसी या पुलिसिंग की कहां अभाव रहा? जैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उन पर केस दर्ज हुए, क्या ये प्रशंसनीय नहीं है? तो क्या इस देश में दुश्मन देश की जिंदाबाद के नारे प्रमोट किए जाए? भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। इसकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है, नेशन फर्स्ट पॉलिसी। अब आप बात कर रहे हैं उस मॉब लिंचिंग का विषय जो ये उठा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस विषय को पूरा हमें समझना चाहिए। उस चूड़ी वाले ने 4 लड़कियों के साथ अभद्रता थी, छोटी बेटियों, बच्चियों के साथ, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो मोहल्ले कल्चर से लोग निकल कर आए। उसको जब तलाशी ली गई तो मालूम पड़ा उसके पास 2-2 आधार कार्ड हैं। वो नाम बदल के ये घटना कर रहा था। मैं कह रहा हूं कि मारना पीटना अस्वीकार है, परंतु एक ऐसे व्यक्ति को जो तस्लीम नाम का व्यक्ति है, दूसरे नाम से चूड़ियां बेच के हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को छेड़ रहा है, उसको हम कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? और क्यों सारे के सारे कांग्रेसी उसके समर्थन में आ जाते हैं? तो बात यह है कि जिन्होंने उसको मारा वह अस्वीकार है, परंतु 2-2 आधार कार्ड रख के हमारी बेटियों को छेड़ने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। आशीष जी माफ कीजिएगा, बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, उसमें धर्म कहीं अटकता है क्या? ये प्रश्न, आप बहुत संजीदा राजनेता हैं, आप खुद देखते हैं कि क्या बेटियों के साथ कोई धर्म विशेष छेड़छाड़ करता है या नियत छेड़छाड़ करती है? वो व्यक्ति भी किसी धर्म विशेष का है, लेकिन उसकी नियत साफ नहीं थी। जी,
30 सेकंड का अगर उसके comment, पास 30 किसी सेकंड का आतंकी comment संगठन दूंगा। से जैशे 30 मोहम्मद सेकंड से का जुड़े comment होने का दूंगा। लिटरेचर अपनी- मिल जाता तो हम कहते ये बहुत बड़ा मामला था और यह आदमी वाकई एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी था, और तब भी रूल ऑफ लॉ ही अपना काम करता। बुंदेला जी देखिए, जल्दी शरद से जी, जल्दी सबसे से पहले तो मैं एक बात कहूंगा, ये पूरा विषय ना हम चूड़ी वाले को डिफेंड कर रहे हैं, ना हम 30 पाकिस्तान सेकंड का जिंदाबाद comment नारे लगाने वालों को डिफेंड। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आऊंगा आपकी कांग्रेस तरफ, पार्टी कभी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़ी नहीं होती है, और ना हमें राष्ट्रवाद सिखाने की भारतीय जनता पार्टी जरा भी प्रयास करता। शरद जी, प्रथम दृष्टि में एक ही बात कहूंगा, वो बार बार कहूंगा, सुशील भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, ये कहीं ना कहीं लचर कानून व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। आप मुझे बताएं, 10 साल दिग्विजय सिंह जी सी प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब तो कभी इस तरह के नारे नहीं श्रेष्ठ लगे। कानून व्यवस्था का उदाहरण। हमने सिमी को बैन किया, दिग्विजय सिंह जी के समय बैन हुआ, 15 महीने भी कमलनाथ जी की सरकार, कभी इस तरह के नारे नहीं लगे। मुझे बताएं शरद जी, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भाजपा शासन काल में क्यों रही है? आप बताएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक आपकी सरकारें हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के नारे, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति शरद जी क्यों हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। मैं फिर कहता हूं, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे पूरे देश में ऐसे नारे लग रहे हैं। देखिए, जी, यही सामान्यकरण करना है। शरद जी, सामान्यकरण नहीं, मैं आप अगर ऐसी बात करेंगे एक संजीदा राजनेता हो के, इसलिए कि आपको उसमें सियासत चमकती है सर, तो ये तो शरद जी, बुंदेला साहब अच्छी बात मेरा इतना निवेदन है शरद जी कि जिस तरह की नारों के अलावा जिस तरह की घटनाएं हो रही निरंतर, हमने देखा राजस्थान में 2 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय एक व्यक्ति ने बकायदा किसी को जला के, जिंदा जला के उसका लाइव सर, चलाया। फिर मैं कहूंगा ये सामान्य। चलिए, मैं वक्त कम है जी, आशीष जी बोल लीजिए जी। बोलिए जी। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। कहते हैं कि लोहे का स्वाद आप लोहार से मत पूछो, अपितु उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में वो लगाम होती है। तो लव जिहाद की जितनी पीड़िताएं हैं, उनकी अगर आप भी क्या लव जिहाद, आप मुझे आशीष जी यही जो शब्द याद किया है शरद जी, ये लव जिहाद शब्द किसने याद किया? मुझे छोड़ा गया, जवाब तो क्यों इसमें वो एंगल नहीं है? शरद जी, अगर किसने याद किया लव जिहाद? अपनी आइडेंटिटी छुपा के अगर दो आधार कार्ड लेके छोड़ रहा है, तो उसका एंगल दूसरा है जिसको हमें अस्वीकारना नहीं चाहिए। अब बुंदेला जी कह रहे थे कि नारेबाजी, अरे मैं जिस एज में पला हूं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हर भारत पाकिस्तान के मैच में लगते थे, और इनकी सरकारें थी हाथ पे हाथ रख के बैठी थी। वो तो अब की सरकारों में ये हिम्मत है कि तुष्टीकरण की राजनीति को अस्वीकार करते हुए नेशन फर्स्ट रखेंगे। देखिए, आप स्वरूप जो भी हो, अगर चलिए सर, चलिए, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन मुझे सादत हसन मंटो का वो नाटक जरूर याद आता है मुझे। सदैव इस बहुल इलाके में एक समाज के बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपकी सरकारों ने तो कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया। टोबा टेक सिंह एक बड़ा जबरदस्त नाटक है, और टोबा टेक सिंह एक ऐसा शख्स है विभाजन के बाद जिसे समझ ही नहीं आता कि कहाँ भारत की सरहद शुरू होती है, कहाँ पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। और वो सरहदें तो समझ में आती हैं, लेकिन सर सियासत की सरहद समझ नहीं आती। ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, कहाँ जाती है, कितने घुमावदार मोड़ और पेंच आते हैं, ये समझ नहीं आता। और दिक्कत ये भी है कि हर सियासतदान और हर सियासी पार्टी ये कहती है कि उसका दामन पाक साफ़ है, और जो भी छींटे हैं वो सामने वाली पार्टी पे हैं। तो सर ये कैसी राजनीति है कि मेरी शर्ट तो एकदम साफ़ है, आपकी शर्ट पर धब्बे हैं। 1947 के बाद से लेकर 2021 तक की राजनीति के हर मोड़ को आप देख लें तो आप पाएंगे कि ऐसे मसलों पर राजनीति ज़्यादा हुई है, और उस पर खुलकर बोलना और बहुत फोर्स कर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें राजनेताओं पर ही डालकर आगे बढ़ना उचित नहीं होता है, राजनीतिक दलों पर ही डालकर छोड़ना उचित नहीं होता है। ये मसले सामाजिक भी हैं, और ये मसले कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़े हुए हैं, और कई बार लोअर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सीनियर ब्यूरोक्रेसी बाद में इन्वॉल्व होती है। एक टीआई या एक तहसीलदार अगर अपने अपने क्षेत्र में किसी आक्रोश को ठीक से डील कर लेता है तो कहानी बहुत आगे बढ़ने से रुक जाती है। तो ये भी देखना होगा कि क्या इन मसलों में वो भी कुछ गफलत रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप इन मसलों को सिर्फ सियासत के मसले मत मानिए, बहुत संजीदा होकर बात करिए, और कई बार तो हम ये भी कहेंगे कि बात ही मत करिए इस पर। आप कानून को अपना काम करने दीजिए, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए। अगर वो चूड़ी वाला जैशे मोहम्मद या किसी संगठन से जुड़ा है तो कानून व्यवस्था ढूंढ लेगी। आप और हम बयानबाजी करके इस मसले को दो कम्युनिटी के बीच तनाव का बायस क्यों बनाएं?
ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। बहुत धन्यवाद एक बार आप तीनों का, सुशील जी बहुत धन्यवाद, अवनीश जी बहुत धन्यवाद, आशीष जी।